गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग देखेंगे कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, है ना। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि कार्बनिक यौगिक क्या है, तो कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण देखते हैं। तो वर्गीकरण में सबसे पहले देखेंगे, इसको दो भागों में बांटा गया है। एलिफैटिक या विपरीत श्रृंखला यौगिक कहते हैं, एलिफैटिक या विपरीत, और दूसरा है चक्रीय या समृद्ध। नाम से ही लग रहा है कि समृद्ध का मतलब जो बंद है और विपरीत का मतलब जो खुला हुआ है, ठीक है। तो एलिफैटिक या विपरीत श्रृंखला यौगिक में कार्बन के परमाणु एक श्रृंखला के रूप में जुड़े हुए रहते हैं। जैसे सपोज करो कि CH3 CH2 CH2 CH3 1 2 3 4 चार कार्बन है। तो चार कार्बन होने से ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, है ना। क्योंकि नॉर्मल है, ये चेन नॉर्मल है, तो इसको कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। तो इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन, पेंटेन, आइसोब्यूटेन। इस तरह से इसके एग्जाम्पल्स होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं की श्रृंखलाबद्ध दिखाई देती है। समृद्ध का मतलब ऐसी कार्बनिक यौगिक की ऐसी संरचना जिसमें कि यह एक सर्किल में दिखाई दे, यानी एक बंद व्यवस्था के अंतर्गत दिखाई दे। जैसे बेंजीन को अगर हम देखते हैं तो ये चक्रीय या समृद्ध श्रृंखला यौगिक के अंतर्गत आता है। बेंजीन रिंग होता है, इसकी संरचना जो होती है कार्बन कार्बन इस तरह की संरचना दिखाई देती है, इसको कहते हैं बेंजीन रिंग। तो यह जो यौगिक होगा चक्रीय या समृद्ध श्रृंखला वाला यौगिक कहलाता है। इनके गुणों के आधार पर संरचना के दृष्टिकोण से अगर हम इनको देखें तो इसके दो भागों में बांटा गया है। इन दो भागों में एक समचक्रीय, विषम चक्रीय, और फिर गुणों के आधार पर एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। इस तरह से इसकी संरचना इन यौगिकों का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। समचक्रीय यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु जो जुड़े होते हैं वह एक चक्र में यानी एक बंद श्रृंखला में होते हैं, बंधी हुई संरचना में होते हैं, उसको कहते हैं समचक्रीय यौगिक। समचक्रीय यौगिक और विषम चक्रीय यौगिक, या इसी को कहते हैं समचक्रीय यौगिक को ही कार्बोचक्रीय यौगिक भी कहते हैं। क्योंकि जैसे वहाँ पर बेंजीन का एग्जाम्पल हमने दिया तो ये C6H6 इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पर बनाया है वो ये संरचना इसमें देख रही हो कि कार्बन और हाइड्रोजन ये सब इसमें जुड़े हुए हैं एक चक्र के रूप में, एक सहसंयोजक बंध के द्वारा बंधे हुए हैं। कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु एक सहसंयोजक बंध के द्वारा बंधे हुए हैं। तो ये उपस्थित चक्रीय श्रृंखला के सभी परमाणु कार्बन परमाणु होते हैं, तो ऐसी यौगिक समचक्रीय यौगिक होती है, यानी श्रृंखला में सभी कार्बन परमाणु हैं। और नाम से ही लग रहा है विषम चक्रीय, अगर कार्बन के परमाणु के अलावा किसी अन्य तत्व का परमाणु श्रृंखला में है, जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन है, किसी अन्य तत्व का परमाणु यदि जुड़ा हुआ है तो वह विषम चक्रीय कहलाता है। कार्बन के अलावा नाइट्रोजन तत्व के परमाणु इसमें जुड़े हुए हैं, इसका नाम होता है पिरिडीन, ठीक है। इसको पढ़ते हैं पिरिडीन। तो ये विषम चक्रीय यौगिक होते हैं। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, थायोफीन, पिपेरिडीन, ये सब जो है आपकी बुक में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो इसकी संरचना को बांटा गया है, इनकी माने संरचना के आधार पर अगर हम देखें तो इसको दो भागों में बांटा गया है, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक में होता है वे चक्रीय यौगिक जो गुणों और चक्रीय श्रृंखला के समान होते हैं। गुणों के आधार पर जो चक्रीय श्रृंखला के समान होते हैं वो एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे इसमें भी एग्जाम्पल दे सकती हो बेंजीन, ठीक है। एलिसाइक्लिक होता है जो कि चक्रीय श्रृंखला की तरह से इसकी संरचना तो होती है, लेकिन इसका गुण जो होता है वह एलिफैटिक यौगिक की तरह से होता है। इसका गुण जो है एलिफैटिक यौगिक के समान होता है। तो संरचना के दृष्टिकोण से तो यह चक्रीय श्रृंखला की तरह से होता है एलिसाइक्लिक भी, लेकिन गुण के आधार पर अगर हम देखें तो ये एलिफैटिक यौगिकों को दर्शाता है। जैसे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन, है ना, 4 कार्बन परमाणु होंगे, साइक्लोहेक्सेन है तो 6 कार्बन परमाणु है। तो इस तरह से इसको हम लोग देख सकते हैं कि एलिसाइक्लिक और
एरोमेटिक। दो प्रकार के कार्बनिक यौगिकों के होते हैं। अब एक क्रम आपको बुक में दिया है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक यौगिकों के गुणों की तुलना, एलिफैटिक और एरोमेटिक। एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों में क्या डिफरेंस, नाम से ही लगता है। एरोमेटिक जब नाम हम लोग सुनते हैं तो ये नाम से ही लग रहा है एरोमा। एरोमा का मतलब होता है गंध। जब ये जलाया जाता है तो एक विशेष प्रकार की गंध यानी धुआं के साथ ये जलता है। एरोमेटिक यौगिक को जब जलाया जाता है तो यह धुएं के साथ जलती है, एरोमा के साथ जलती है, धुएंदार ज्वाला के साथ जलती है। जबकि एलिफैटिक यौगिक जो होता है वह गंधहीन होता है। एलिफैटिक यौगिक गंधहीन होता है, एरोमेटिक जो होता है उसमें गंध होता है। इसी के कारण से एरोमेटिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है एलिफैटिक की तुलना में। इसलिए यह जब जलता है एरोमेटिक यौगिक तो धुएंदार ज्वाला के साथ जलता है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की उपस्थिति है इसलिए यह धुएंदार ज्वाला के साथ जलता है, जबकि एलिफैटिक बिना धुएं के जलता है। एलिफैटिक यौगिक जो होते हैं यह असंतृप्तता को प्रदर्शित करते हैं। एलिफैटिक यौगिक जो है वह संतृप्त होते हैं, जिससे कि यह योग अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं करते हैं बल्कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया को दर्शाते हैं। और एरोमेटिक यौगिक जो होता है वह असंतृप्तता को दर्शाता है, अर्थात उनमें कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, यहाँ जो डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है ये डबल बॉन्ड ही इसकी असंतृप्तता को दर्शाता है, जिसकी वजह से इसमें योगात्मक अभिक्रिया होती है। एरोमेटिक और एलिफैटिक के अभी आगे हम लोग देखेंगे, जब इन यौगिकों के लक्षण पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से प्रतिस्थापन अभिक्रिया को और योगात्मक अभिक्रिया को दर्शाता है। एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक अम्लीय होते हैं। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें हाइड्रोक्सी OH पाया जाता है वह क्षारीय होता है, लेकिन अगर हम एरोमेटिक को देखें तो ये अम्लीय होता है। जैसे C2H5OH, अगर हम नाम यहाँ लिखते हैं C2H5OH, या OH की उपस्थिति जो है इसकी अम्लीयता को दर्शाता है। फिनॉल, इसका नाम है फिनॉल, तो ये अम्लीय होता है, जबकि एलिफैटिक हाइड्रोक्सी यौगिक उदासीन होता है। C2 नहीं, C6H5, ठीक है, तो ये फिनॉल होता है। जबकि एलिफैटिक हाइड्रोक्सी यौगिक एल्कोहल उदासीन होता है। एरोमेटिक एमिनो यौगिक एलिफैटिक एमिनो यौगिकों की तुलना में दुर्बल भास्मिक होते हैं। तो इस तरह से कुछ इसके गुण दिए हुए हैं आपकी बुक में, जो कि आप पढ़ जाओगे, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे हाइड्रोकार्बन। चूँकि अभी ये शुरुआत था इसलिए हमने तुमों को थोड़ा सा ये दिया कि कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण कैसे आपको पढ़ना है, एक एक करके पढ़ना है। एलिफैटिक या विभिन्न श्रृंखला यौगिक, चक्रीय या समृद्ध श्रृंखला यौगिक, फिर उसके गुणों के आधार पर और संरचना संगठन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, इनके क्या क्या विशेषताएं होती हैं, एक बार जैसा अपनी किताब में भी रीडिंग लगा लेना। लेकिन अभी इसके पहले जो है तो स्कूल में आना है तो ब्लैक बोर्ड है, इसलिए हम तुम लोगों को आसानी से पढ़ा सकते हैं IUPAC नाम पद्धति, ठीक है। लेकिन पहले अगली क्लास में हाइड्रोकार्बन पढ़ाएंगे।